हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जिसे शॉर्ट नाम से SN2 के नाम से जाना जाता है। इसका बड़ा भाई हमारे पास SN1 रिएक्शन है, तो अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। आज से बोर्ड एग्जाम में 3 से लेकर के 4 मार्क्स का नंबर मैं गारंटी देता हूँ सिक्योर हो जाएगा आज के वीडियो लेक्चर से, ठीक है। और ये पुराने लेक्चर से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, फिर भी अगर आप मेरे चैनल से नए हो तो पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने लेक्चर को देख सकते हो। ये मेरे पास लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये पार्ट 2 है समझो, जिसमें मैं सेपरेट वीडियो SN2 और SN1 पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट SN2 रिएक्शन, और इससे क्या क्या फीचर आ सकते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसमें हम लोग स्पेशली वेज डैश का नोटेशन यूज करेंगे। क्लास 11th में वेज डैश नोटेशन पढ़ाया जाता है, तो हम इसको मैकेनिज्म के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि SN2 में होता कैसे रिएक्शन है, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास बेटा जी ये है CH3 और ये हमारे पास Cl है समझो। न्यूक्लियोफाइल हम लोग पुराने लेक्चर से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पुराने लेक्चर को जरूर एक बार देख ले कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि उसी से कंटेंट हमारा जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल बच्चे जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर करते हो। अब देखो, तो इसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप Cl क्या करेगा, एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पर काम करेगा। OH माइनस क्या है, इस पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का मकसद होता है कार्बन पे अटैक करना। तो इसको कार्बन पे क्या करा दोगे, अटैक करा दोगे। देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 है और ये OH है और ये बेटा जी Cl माइनस है। क्लियर हो गया। तो हमें इसको जानना है प्रैक्टिकली मैकेनिज्म से माध्यम से। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, जरा इसका स्टेप समझते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैकेनिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो मैकेनिज्म स्पेशली बेटा जी क्या होता है कि जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो हम बार बार तो लैब में जाएंगे नहीं, क्योंकि लैब में हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल का उतना अच्छा नहीं होता है कि आप बार बार लैब में जाकर के इसको विजुलाइज करोगे, फील करोगे। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने इस पर क्या समाधान निकाला कि जो हमने रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया है, तो मैकेनिज्म क्या है ना कि उसको प्रूविंग के माध्यम से दिखाता है, एक्चुअल स्टेप के माध्यम से दिखाता है। कुछ उसमें कैसे बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कैसे लिविंग ग्रुप निकलते हैं, तो उसी को बाय स्टेप या प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करना ही मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप थ्योरम के माध्यम से सवाल को प्रूव करते होगे, तो जस्ट लाइक रिएक्शन का जो प्रूविंग होता है, ये कैसे चीजें घटा होगा, तो उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। ये वाकई में OH कैसे जुड़ा होगा और Cl कैसे निकला होगा, तो इसी का जो एविडेंस होता है वही मैकेनिज्म कहलाता है। आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो अब मैं देखो इसमें कुछ पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे और उसी फीचर से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसी को डिस्कस किया जाएगा अभी। बेटा जी देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये CH3Cl है, तो ये 1 डिग्री का है से, तो हमने इसको ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है इसको, है ये H हो गया, ठीक है, और ये बेटा जी Cl हो गया। और इस वाले में इसको हमने यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ मैंने ये क्या लिखा हुआ है, और इस वाले को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। इसको आप ऐसे पूरा साइड आउट बना दो, इसको ऐसे आप कलर कर दो लाइक दिस। ये भी आपका हाइड्रोजन है, देखो तो ये आपका देखो ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, तो ये क्या हो गया CH3Cl हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। हमने इसमें देखो ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में KOH के माध्यम से ही लिया गया था, तो हम इसमें K प्लस को हटा देते हैं। जनरली रिएक्शन में हमने K प्लस को क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब देखो ये होता है वेज डैश नोटेशन होता है, यानी जब कार्बन को जब आप 3D में रिप्रेजेंट करते हो, कार्बन के मॉलिक्यूल्स को जब आप 3D में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो हमें इसमें क्या होता है, वेज डैश का सहारा लेना होता है। किसका सहारा लेते बेटा जी, वेज डैश का सहारा लेते हैं। देखो मैं तुम्हें एक्चुअल इसमें फील कराता हूँ, देखो इसका क्या मतलब है समझो। मैं आपको पेन कॉपी से फील कराना चाहता हूँ। तो देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, आओ जरा इसको देखते हैं। ये आपका
ये आपका जो पोर्शन लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, ये आपके पास डैश जो लिखा हुआ है, देखो ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये डैश है समझो। डैश में देखो डी लगा हुआ है, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड साइड हो जाएगा। और ये आपका वेज है समझो, ये जो नुकीला वाला कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये आपका वेज कहलाएगा। ठीक है, ये वेज कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 3D में फिल करना है। देखो तो 3D में फिल करने के लिए डैश का मतलब कुछ इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो इसमें डैश में डी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लेन के नीचे होगा, डाउनवर्ड साइड होगा। वेज का मतलब क्या हो गया, ये अप साइड होगा, अप साइड, कुछ ऐसे आप फिल कर लो। ठीक है, अब देखो मैं आपको फिल कराना चाहता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये प्लेन है समझो, तो 2D को 3D में शो करने के लिए हमें दो नोटेशन का यूज करना पड़ा है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों यानी 3D को 2D में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मुझे दो डिफरेंट बॉन्ड की आवश्यकता पड़ा है। इसलिए इसमें एक का नाम वेज है और एक का नाम डैश है। तो डैश में डी लगा हुआ है, डी से मतलब डाउनवर्ड साइड है, और ये जो न्यूक्लियर साइड बना हुआ है इसको वेज कहते हैं, वेज का मतलब अप साइड। देखो तो जैसे मान लो कि बेटा जी हमारे पास ये Cl है समझो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन। देखो कुछ इस तरह से आपको मैं फील करा रहा हूँ, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें मैं आपको अलग से दो और मार्कर का हेल्प लेके समझाना चाहता हूँ। ये मान लो आपके पास ये वाला Cl हो गया, ये वाला आपका हाइड्रोजन हो गया। एक मान लो अप साइड हो गया कार्बन से, और एक मान लो क्या होगा, डाउन साइड होगा। आई होप कि आप इतना अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होगे। आप अपने से घर पे जाकर के इसको पेन कॉपी से विजुलाइज कर सकते हो। तो ये अप साइड है, तो अप साइड का मतलब क्या हो गया समझो, ये वाला तुम्हारा जो वेज दिख रहा है, और डैश में क्या लगा हुआ है, डी, तो ये वाला क्या हो गया बॉन्ड तुम्हारा डाउन साइड हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा समझो। अब बेटा जी न्यूक्लियोफाइल को मान लो समझो कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, लाइक दिस, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो सामने Cl बैठा हुआ है, सामने क्या बैठा है, Cl बैठा हुआ है, तो सामने से तो जगह खाली हो, सामने से जगह अवेलेबल तो है नहीं। अब ये क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, देखो पीछे से अटैक करेगा, मतलब इस Cl को क्या करेगा, पुश करेगा, और इसको क्या करेगा, अपना खुद बॉन्ड बना लेगा। मतलब Cl को आगे से पुश करेगा, देखो Cl को आगे से क्या किया, पुश किया, और OH क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि पीछे से मतलब क्या हो गया, पीछे से स्पेस खाली है, तो ये पीछे से बॉन्ड बनाएगा समझो। और इसी प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है बेटा जी। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इतना देखो नोट कर लिए हो अच्छे से, जब नोट कर लिए हो ना, तो अब इसका देखो थोड़ा मैं तुम्हें स्टेप समझाता हूँ कैसे हो रहा है सब। इस वाले में न्यूक्लियोफाइल में ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो देखो ये तुम्हारा सामने Cl है, पीछे वाला स्पेस पूरा खाली है, तो इसको क्या अटैक कराओगे, कैसे अटैक कराओगे, ये देखो आप पीछे से अटैक कराओगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप बनाओगे, पहले आप इसको दिखाओगे, ट्रांजिशन स्टेट को दिखाओगे। किसको दिखाओगे बेटा जी, ट्रांजिशन स्टेट को दिखाओगे। तो ट्रांजिशन स्टेट देखो कुछ इस तरह से आप दिखाओगे। अब देखो ये सारे बॉन्ड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब ये पीछे से अटैक करेगा तो सारे बॉन्ड को क्या करेगा, हल्का सा पुश करेगा। मतलब हल्का सा समझो, जब यहाँ पर अटैक होगा तो ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे, टिल्ड कर जाएंगे। तो देखो H को कुछ ऐसे सीधा दिखा दोगे आप, ठीक है, और ये थोड़े थोड़े ऐसे शिफ्टिंग में दिखा दोगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाओगे, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं दिखाओगे भाई, ये आप इस तरह से दिखाओगे। ये H हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा जी, ये वाला पोर्शन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखो। अब क्या है इसमें, HO इससे जुड़ रहा है, तो HO ऐसे दिखाओगे, ये डॉट डॉट से दिखाओगे। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसमें HO का फॉर्मेशन हो रहा है, और Cl को भी आप डॉट डॉट से दिखाओगे, ठीक है, ये भी आप Cl को डॉट डॉट से दिखाओगे। ये आपका Cl हो गया, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाएगा बेटा जी, ट्रांजिशन स्टेट बोला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो इसमें डॉट डॉट का रिप्रेजेंटेशन ये है बच्चे कि HO का फॉर्मेशन हो रहा है, और Cl क्या कर रहा है, इसमें निकल रहा है। मतलब इसमें दो तरह के डॉट यूज किए गए, मतलब दो इसमें डॉट से रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया है। एक डॉट से मतलब ये है, डॉट डॉट से कि नया बॉन्ड बन रहा है, और Cl इसमें क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि Cl इसमें निकल रहा है। तो न्यू बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकिंग। जैसे आप नए कॉलेज में जाते हो तो आपके जो पुराना स्कूल होगा उनकी दोस्ती छूट जाती है, यानी पुराने दोस्त छूट जाते हैं और नए स्कूल में नए दोस्त बन जाते हैं। तो नए बॉन्ड क्या कर रहा है, इसमें HO बन रहा है, और Cl बेटा जिसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इतनी बातें समझ गए।
अभी देखो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो है ना 5 बॉन्ड बनाता है, हालांकि ऐसा संभव तो है नहीं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल है। और जैसे ही क्या करेगा, ट्रांजिशन बनेगा, वैसे ही क्या करेगा, ये स्टेप रिलीज हो जाएगा, मतलब Cl निकल जाएगा। हालांकि इसको हम स्टेप में काउंट नहीं करते हैं, हम इसको स्टेप में बेटा जी कंसीडर नहीं किया जाता। जब मैं इसको फ्यूचर लिखवाऊंगा तो भी। तो अब क्या लिखोगे इसमें? अब देखो ये तुम्हारा जो है ना H पलट जाएगा, कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और ये तुम्हारे जो ये डैश दिख रहा है, वो डैश की शिफ्टिंग उधर दिखाओगे। यानी डैश की शिफ्टिंग कैसे दिखाओगे बेटा जी? कुछ डैश की शिफ्टिंग ऐसे आप दिखाओगे, लाइक दिस। ये आप डैश ऐसे दिखाओगे H, और वेज आप इधर दिखाओगे, ये आपके पास वेज हो जाएगा। तो इसमें क्या समझ में आता है? और ये आपका क्या हो जाएगा? HO हो जाएगा, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में क्या दिखा दोगे? Cl माइनस दिखा दोगे। बोलो समझ में आया? तो बेटा जी ये इसमें क्या दिख रहा है? HO यानी पूरी तरह से बन गया, और Cl क्या हो गया? एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये पहले मान लो कि सपोज ये क्लॉकवाइज था, ये मान लो कि देखो ये तुम्हारा क्या था, डैश इस डायरेक्शन में था, और इस वाले में डैश क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो मान लो कि अगर ये राइट साइड है, ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड है। मान लो अगर ये सीधा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। मान लो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसी को बेटा जी बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इसको क्या लिखोगे? दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो कि हमारे क्लास 11th में कॉन्सेप्ट आता है RS कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे मान लो RS तुम्हें नहीं आता है, R का मतलब क्लॉकवाइज है और S का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा जी ये क्या हो गया? ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बस इतना ही आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर ये देखो कुछ ऐसे, देखो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर ये मान लो कि जैसे बरसात होता है, तो हम छाते को क्या करते हैं? बरसात की ओर अपने छाते को बेंड कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा छाते का डायरेक्शन इसमें कुछ ऐसे था, तो इसमें देखो क्या हो गया? ये पलट गया। समझो क्या हो गया? इसमें ये पलट गया। इसमें कुछ इस तरह से था और इसमें जाकर के ये पलट गया बेटा जी। तो दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। आई होप इतनी बातें समझ गए। अब देखो इसमें क्या ना, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या इसमें पॉइंट्स को सीख लिया है। तो अब बेटा जी इसमें क्या डालोगे? हेडिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मैकेनिज्म, यानी इस मैकेनिज्म के क्या क्या समझो हम लोगों ने फीचर्स को देखा, या क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मैकेनिज्म। ओके, देखो इसमें पहला पॉइंट बेटा जी क्या लिखोगे? पहला पॉइंट जरा देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप? तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें ये लिखेंगे, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। हम ट्रांजिशन को काउंट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझा दूं ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन देखो ठीक वैसे बेटा जी मतलब है जैसे पहले के टाइम पे हम लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल का लिया करते थे, 3 उंगली से स्लाइड करके लेते थे ना। यानी जब हमने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया तो वो किनारे में यानी कि कोने में पहले टिक टिक करता था। यानी जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो तो किनारे में वो ब्लिंक ब्लिंक करता है समझो। फिर वो कहाँ सेव हो जाता है? प्रोडक्ट में सेव हो जाता है। तो क्या उस किनारे वाले स्क्रीनशॉट को आप आइसोलेट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। तो ठीक वही सिचुएशन ट्रांजिशन स्टेट का होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप काउंट में नहीं आता है, यानी ये स्टेप का पार्ट नहीं होता है। डायरेक्ट समझो वही गैलरी की तरह वो सेव हो जाता है प्रोडक्ट। हमने स्क्रीनशॉट लिया, जाके कहाँ सेव हो जाता है? गैलरी में सेव हो जाता है। तो जो किनारे में टिक टिक किया दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। आप उसको समझ सकते हो तो ट्रांजिशन स्टेट बेटा जी, ठीक है। तो अब जरा देखो इसमें क्या हुआ। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे इसमें? इट इज, मेरे साथ साथ लिखते चलें, इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो बस सिर्फ क्या ये फॉलो करेगा? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट को बच्चे क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट इसमें आप ये लिखोगे, इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो गया। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन।
ये केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन आता है। रेट का मतलब रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। रेट का मतलब सिंपल स्पीड से मतलब होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये देखो कॉन्सेंट्रेशन, जहां भी बिग ब्रैकेट लग जाएगा ये कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो जो रेट होता है ना, ये वही शो करता है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, या सिंपल उसको रेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, वाया एक्सपेरिमेंटली एक पाया गया। न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, फिर इसके बाद बेटा जी क्या आता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की पावर क्या आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा। समझ गए। अब देखो इनके पावर को आप पैसे की तरह जोड़ दोगे, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब कल को कोई ये ना पूछे कि इसमें 1 कैसे आया, ये वाया एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि SN2 है तो 2 का मतलब बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। तो बेटा जी इसमें क्या लिखोगे, फिर अगला स्टेप लिखोगे, सो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इज 2, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इज 2, हेंस इट इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आगे क्या लिख सकते हो, हेंस इट इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसीलिए इसको बेटा जी क्या नाम रखा गया, बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोला गया, इसलिए इसका नाम SN2 रखा गया। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोला गया है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ पॉइंट्स को और आगे मेंशन कर देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा इसको हटा दूँ बेटा जी यहाँ पर, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा कुछ कम कर देते देखो यहाँ पर। अब देखो मैं इसको अगले पॉइंट्स को अब मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से और विजुलाइज हो जाए। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट को क्या लिखोगे, यानी इस मैकेनिज्म में बेटा जी क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो क्या आप लिखोगे, लाइन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, आप पूरा लाइन लिखना, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, इन विच, आगे क्या लिखोगे, इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 ग्रुप या एटम्स, कार्बन इज अटैच्ड या फिर बॉन्डेड टू 5 ग्रुप्स या फिर 5 एटम्स, विच इज अनस्टेबल। आगे क्या लिखोगे, विच इज अनस्टेबल। देखो इसमें क्या हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट वाली बात तो बनता है, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछेगा कि ट्रांजिशन स्टेट किस में बनता है, तो आंसर क्या लिखोगे, SN2 लिखोगे, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट बना तो इसमें कितने एटम्स हैं, 5 हैं। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, कभी नहीं बनाता है, तो अनस्टेबल होगा। इतनी बात समझ गए। अब देखो अगला इसमें बेटा स्टेप क्या लिखोगे, अगला देखो इसमें स्टेप क्या लिखोगे, अगला स्टेप इसमें लिखोगे, इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। तो बस सिंपल लिख लोगे यहाँ पर इन्वर्जन, क्या लिखोगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, ये आप इसमें लिख लोगे, ठीक है। तो देखो इसी रिएक्शन को समझने से हमने इतने पॉइंट्स को अच्छे से निकाल लिया। बाकी आपको देखो मेरे कार्यकाल में आपको याद नहीं करने दूंगा, बस समझोगे अपने आप ये डेटा अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें क्या बना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस होता है। अब अगला देखो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगला पॉइंट बेटा जी क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखोगे। इसको इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा जी इसी बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को लेकर के बनता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन, ऑफ हेलोएल्केन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा लाइन लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन।
तब इसमें ऑर्डर जो फॉलो करेगा, लिखोगे 1 डिग्री के हाइलाइट्स। ये सब मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइलाइट कैसे चेक करते हैं। आज वही सब बेसिक देखो हमारे ये सब क्या होता है बेटा जी, रिएक्शन में काम आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 डिग्री, फिर क्या लिखोगे 2 डिग्री, फिर क्या लिखोगे 3 डिग्री। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे रीजन कि वाई 1 डिग्री हाइलाइट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो रीजन लिखोगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री का कीवर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू क्या लिखोगे बेटा जी इसमें, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब होता है बल्कि, बल्कि हो गया, फिर या फिर क्राउडी लिख सकते हो, बल्कि, क्राउडी, भीड़ भाड़, जो बल्कि ग्रुप मतलब मोटे मोटे ग्रुप्स लगे होंगे तो क्या न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर पाएगा। जैसे मान लो बेटा जी सपोज अब इस हाइड्रोजन को हटा करके मैं CH3 यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल लगा देता हूं, तो अब देखो क्या होगा कि क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर पाएगा, क्योंकि अगर साइज में या समझो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल का समझो क्या होता है, अटैक करना होता है। मैं तो एग्जांपल से फील करा दो। देखो जैसे मान लो बेटा जी ये सारे सारे बल्कि ग्रुप है, ये मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे देखो यहाँ चिपके हुए हैं, तो क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल इंसर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मकसद होता है कार्बन पे अटैक होना। तो अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप लग जाएंगे यानी हिंड्रेंस यहाँ बढ़ जाएगा, तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 1 डिग्री का जो हाइलाइट्स होता है ये बेटा जी ज्यादा रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री के बाद क्या आता है 2 डिग्री। कल को पूछेगा रीजन किस वजह से है तो हिंड्रेंस बोलोगे। क्या बोलोगे, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब बल्कि या फिर क्राउडिंग होता है। तो आप आई होप पहले इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद इसको मिटाते हैं और इसके बाद सीखेंगे SN1 रिएक्शन को। फिर क्वेश्चन को हम लोग मिला के करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो बेटा देखो इसमें हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। SN2 मैकेनिज्म हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। इसमें 1-2 पॉइंट्स मैं अलग से भी लिखवा दूंगा जो छूट गया था। जैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो, वाल्टन इन्वर्जन लिख सकते हो, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को जो साइंटिस्ट डिजाइन किया था या जो इसको एक्सप्लेन किया था वाल्टन साइंटिस्ट था, तो उसी के नाम पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को वाल्टन इन्वर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी अलग से SN1 के बाद जो मैं पॉइंट लिखवा दूंगा। और उसमें एक पॉइंट्स और लिख सकते हो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर्स द SN2 मैकेनिज्म। तो मैं SN1 वाले पॉइंट्स में उसको कंपैरिजन करा दूंगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो जरा SN1 को समझते हैं। तो बेटा जी SN1 का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं कि इसमें हमें कैसे रिएक्शन को समझना है। तो इसमें ये 3 डिग्री के जो हाइलाइट्स होते हैं, देखो SN2 में क्या था 1 डिग्री का हाइलाइट ज़्यादा रिएक्टिव था। SN1 में क्या होगा, यानी SN1 में ठीक उल्टा चलेगा। मतलब केमिस्ट्री में देखो उल्टा चलता है, अगर एक याद कर लिए तो दूसरा क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। तो SN2 में 1 डिग्री का, तो SN1 में क्या हो जाएगा 3 डिग्री का हो जाएगा। तो जरा देखो कैसे होगा इसमें, आओ जरा समझते हैं। बेटा जी इसमें कुछ इस तरह से आप दिखाओगे, यानी कि 3 डिग्री के हाइलाइट्स को तो हमने R1 दिखाया, ठीक है, और ये हमने क्या दिखाया R2, तीसरे वाले को हमने R3 से दिखाया, और ये हमारे पास क्या है बेटा जी Cl है समझो। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि हमने R1 को अलग कर दिया, R2 अलग कर दिया, R3 अलग कर दिया, क्योंकि 3 डिग्री का हाइलाइट्स है तो R1 H हो सकता है, R2 CH3 हो सकता है, R3 क्या है आपका C2H5 हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन जो है कायरल होंगे। कायरल का मतलब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ गया। तो जैसे कि आप अलग अलग फ्रेंड से जुड़े होते हो, तो एक अगर फ्रेंड 4 अलग अलग फ्रेंड से जुड़ा हुआ है तो समझो उसको क्या बोलोगे, कायरल कार्बन बोलोगे या कायरल फ्रेंड्स बोला जाएगा उसको, एज अ फनी एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए है। ठीक है, तो R1 R2 R3 हो गया, Cl हो गया समझो। ओके, अब देखो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। पहला स्टेप क्या होता है इसमें, यानी कि क्लीवेज होगा। तो स्टेप नंबर 1 जरा लिखो इसको, तो ये स्टेप नंबर 1 में आएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म है। वहां पर क्या था, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, ट्रांजिशन को काउंट नहीं किया गया था। तो स्टेप 1 में लिखोगे यहाँ पर हिट्रोलाइसिस क्लीवेज लिखोगे, या फिर इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, आयनाइजेशन लिखा जाएगा। क्या लिखोगे बेटा जी, आयनाइजेशन लिखोगे, ऐसे सिंपल। अब आयनाइजेशन में देखो 2 एटम्स है, कार्बन है और Cl है, तो दोनों डिफरेंट हैं। जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ऐसे क्लीवेज को बोला जाता है हिट्रोलाइसिस क्लीवेज बोला जाता है बेटा जी। तो अब इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे,
हेटेरोलाइसिस क्लीवेज आप यहां पे लिख सकते हो, हेटेरोलाइसिस क्लीवेज, ये सब क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। क्लीवेज के भी दो तरीके होते हैं, जब दो डिफरेंट एटम के बीच में क्लीवेज होता है तो ऐसे वाले को हेटेरोलाइसिस कहते हैं। जब सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है तो होमोलाइसिस क्लीवेज कहा जाता है। आई होप इतनी बातें समझ गए। सिमिलर एटम के बीच में क्लीवेज होमोलाइसिस, होमो का मतलब एक जैसा और हेटेरो का मतलब अलग अलग समझो। तो कार्बन और सीएल क्या है, अलग है, तो कैसा क्लीवेज आएगा इसमें, हेटेरोलाइसिस आएगा। अब जरा देखो, तो इस केस में क्या होगा, कार्बन जो है ना अपना पूरा पूरा जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने ऊपर पूरा पूरा चार्ज खींच लेगा कुछ इस तरह से। अब देखो ये हेटेरोलाइसिस क्लीवेज जो होता है ना ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्टेप होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज द स्लो स्टेप। ये सब भी आप ऐड कर लो ताकि यही सब पॉइंट्स आपको लिखने में आसानी होगा। तो दिस इज द स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होते हैं ना इसी को हम लोग बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री में आरडीएस बोला जाता है। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। इतनी बातें समझ गए अच्छे से। अब जरा देखो क्या निकल के आया मेरे सामने, तो C और यहाँ पर ये R1 हो जाएगा और ये बेटा जी क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R3, और यहाँ से क्या हो गया Cl माइनस निकल गया एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया। अब ये देखो क्या बना यहाँ पर, अब यहाँ पर ये निकलेगा तो माइनस पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा, तो पीछे यहाँ क्या छोड़ा, प्लस छोड़ा। अब देखो कार्बन भी प्लस आ गया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा स्टेप क्या आएगा, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिख सकते हो, देखो एकदम बिल्कुल स्टेप बाय चल रहा है सब बेटा जी। तो स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 देखिए, तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखोगे। क्या लिखोगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक होगा, तो देखो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ अलग से। मैं इसको सेंटर पे लिखना चाहूँगा, ऐसे लिखूंगा सेंटर पे, क्योंकि मुझे इससे आपको कुछ चीज़ें फील भी करानी है। ये R1 है और ये बेटा जी R2 है और ये क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। मान लो सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, दो तरह से मैं पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये OH माइनस है, ठीक है। अब जरा इसको मैं तुम्हें फील कराता हूँ कि कैसे देखो ये अटैक होगा, समझो। जैसे मैं तुमको 3 पेन से विजुलाइज कराना चाहता हूँ। अब देखो ये कार्बन पे प्लस है, 3 बॉन्ड बनाया है, तो इस वाले का जो स्ट्रक्चर है, इस वाले का जो स्ट्रक्चर आएगा ना, दिस इज द प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, या फिर क्या लिखोगे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्राई का मतलब 3 हो गया, और ये तुम्हारे एक प्लेन में लाई करेंगे। तो अब जरा देखो ये कैसे ये फील कराना चाहता हूँ मैं आपको जरा ऐसे समझो बेटा जी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये, आपको मैं बॉन्ड विजुलाइज करा पा रहा हूँ अच्छे से, ये आपके पास कुछ इस तरह से सिनेरियो है, जैसे आपस में देखो ऐसे भी आप देख सकते हो बेटा जी, ठीक है, लाइक दिस देखो ऐसे, या इसको आप ऐसे समझो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ऐसे 3 प्लेन को दिखाया हूँ, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये आपका R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। अब सपोज क्या है ना कि दिस इज द न्यूक्लियोफाइल है, ये सामने आपके पिताजी क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। तो अब न्यूक्लियोफाइल का चांसेस क्या है, देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो टॉप से भी अटैक कर सकता है, उतना ही चांसेस है। उतना ही चांसेस क्या है, देखो नीचे से अटैक कर सकता है, तो उतना ही चांसेस टॉप से है। मतलब 50% टॉप से प्रोडक्ट बना सकता है और 50% बॉटम से। तो बॉटम वाले को क्या बोलोगे, इन्वर्जन, मतलब पीछे से बॉन्ड बनाया। सामने वाले को क्या बोलोगे, रिटेंशन, जैसा है वैसा ही बना यहाँ पर। तो टॉप वाले को रिटेंशन और नीचे वाले को बोलोगे इन्वर्जन बोलोगे। तो इसमें 50% रिटेंशन बनता है और 50% बेटा जी इन्वर्जन बनता है। 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन बनता है। तो 50% रिटेंशन और 50% आपके इन्वर्जन के मिक्सर को रेसिमाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर टेक्निकल टर्म आएगा रेसिमाइजेशन, और SN2 में क्या आता है, वाल्टन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो आओ जरा देखो इसको रिएक्शन से फील करते बेटा जी, ठीक है। अब देखो सपोज क्या है कि आपके पास ये पीछे से अटैक किया, कैसे अटैक किया, पीछे से। तो इस वाले का मैं प्रोडक्ट देखो कुछ ऐसे लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास ये शिफ्टिंग हो जाएगा जैसे वहाँ पे कराए थे, तो ये R1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये क्या दिखा दोगे यहाँ पर, HO दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे इसमें, HO, कुछ इस तरह से यहाँ पर। फिर इसके बाद से ये मान लो सपोज R2 उधर चला गया,
ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, लाइक दिस। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे 50% इन्वर्जन, ये आप लिखोगे 50% इन्वर्जन लिखोगे। तो ये समझो कि बैक साइड वाला प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें इन्वर्जन लिखोगे। अब सीधा सीधा अगर अटैक करेगा, मान लो एक पॉसिबिलिटी इसकी ऐसे है कि अगर ये फ्रंट से अटैक कर जाए, तो इस वाले का प्रोडक्ट जानते हो आप यहाँ दिखाओ, ताकि मुझे उधर फ्यूचर लिखने में आसानी हो जाए, कंपेयर करने में आसानी हो जाए बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CU, तो ये तुम्हारे पास एज इट इज रहेगा R1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा बच्चे R3, और ये सामने से अटैक कर लेगा, दिस इज द OH। तो इसको क्या बोलोगे, 50% रिटेंशन, ठीक है, 50% रिटेंशन लिखा जाएगा इसको। मतलब ये उल्टा है, इन्वर्जन है, और ये सीधा है, समझो। मतलब इसमें दोनों तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, 50% चांस है बैक से और 50% चांस है टॉप से। मतलब इसमें आगे से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा, आगे से भी पीछे से भी, आगे से भी पीछे से भी, और दोनों के मिक्सर को बोलते हैं रेसमाइजेशन कहा जाता है। इन दोनों के बेटा मिक्सर को क्या बोलते हैं, अगर मैं तुमको ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से फील करा दूं, यानी इसी दोनों मिक्सर का नाम आता है, यानी अगर ये सॉल्यूशन मिक्सर में ऑब्टेंड हो तो बेटा जी इसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोला जाता है। और सच मिक्सर इज नोन एज रेसमिक मिक्सर, सच मिक्सर इज नोन एज रेसमिक मिक्सर बोला जाएगा। अब इतना अच्छे से समझ गए। अगर ये समझ गए तो अब देखो पॉइंट पर लिखना काफी आसान हो गया। तो जरा देखो पहला पॉइंट इसमें बेटा जी क्या लिख सकते हो, आइए जरा इसमें फर्स्ट पॉइंट को मेंशन किया जाए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसमें पहले पॉइंट को जरा अच्छे से लिखा जाए, तो वो क्या क्या लिख सकते हो। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 स्टेप में मैकेनिज्म हुआ है। क्या हुआ है, 2 स्टेप में मैकेनिज्म हुआ है। तो क्या लिखोगे, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। मैं बोल दूंगा तो पूरा लाइन आप कंप्लीट कर लेना। 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये क्या कहलाएगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म कहलाएगा, यानी कि ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म गवर्न होता है। दूसरा बच्चा इसमें पॉइंट क्या हो गया, जैसे वहां लिखे थे कंपेयर करते चलो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे वहां पर अगला, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली हेलो एल्केन्स लिखोगे इस बार जो है हेलो एल्केन्स की पावर 1, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड्स करेगा, हेलो एल्केन्स पे डिपेंड्स करेगा। न्यूक्लियोफाइल चाहे जैसा रख लो, चाहे खराब है, एवरेज है, मॉडरेट है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन हाइलाइट को बदल दोगे तो रिएक्शन का भी रेट बदल जाएगा। तो रेट किस पर डिपेंड्स कर रहा है, सिर्फ हाइलाइट्स पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इफ वी चेंज हाइलाइट्स रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी चेंज, यानी हाइड्रोजन को चेंज कर दोगे, हाइड्रोजन में एल्किल हाइलाइट को चेंज कर दोगे तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसा भी रखोगे तो रिएक्शन पे फर्क उतना नहीं पड़ता है। अब जरा देखो उसमें देखो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, इसमें कुछ ट्रांजिशन जैसा बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन जैसा कुछ नहीं बन रहा है, 2 स्टेप मैकेनिज्म हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्केन्स की पावर 1 हो गया। उसमें अगर हाइलाइट को चेंज कर दोगे या न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दोगे तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा SN2 रिएक्शन के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हेलो एल्केन्स की पावर पर डिपेंड कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या पॉइंट्स है, तो इसको लिख सकते हो इन दिस मैकेनिज्म, ये पॉइंट में लिख लो यहां पर, इन दिस मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन एंड रिटेंशन टेक प्लेस, ये लिख सकते हो इन्वर्जन एंड रिटेंशन टेक प्लेस, ठीक है बेटा जी, ये लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन हो गया, रिटेंशन हो गया, और एक साथ मतलब ये टेक प्लेस कर जाता है। अब देखो रेसमाइजेशन को अलग से लिख सकते हो, इन दिस मिक्सर रेसमाइजेशन टेक प्लेस, या रेसमिक मिक्सर देखो क्या होता है, मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ। रेसमिक मिक्सर बेटा जी क्या होता है, इसको आप अलग से लिख लो, क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स का ये एकेडमिक लेवल पर डिफरेंस पूछ सकता है। तो क्या लिखोगे, सच मिक्सर 50%, सच मिक्सर 50% इन्वर्जन
50% inversion and 50% retention, 50% inversion and 50% retention take place, 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक साथ दोनों घटते हैं। सच मिक्सर इज नोन एज रेसमिक मिक्सर। सच मिक्सर क्या होगा बेटा जी? रेसमिक मिक्सर कहलाएगा। 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन के मिक्सर क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। और ऐसे प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखो रेसमिक मिक्सर बेटा जी क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग से पॉइंट लिख लीजिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि 50% देखो ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। 50% क्या करेगा? रोटेशन है। देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि कायरल कार्बन अगर होंगे, अब देखो मैं थोड़ा सा कायरल भी समझा देखो, किसमें कायरल का भी यूज आता है, ठीक है। अब देखो कायरल का बेटा जी मतलब ये होता है, थोड़ा इसे समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर H है, जैसे देखो यहाँ पर Cl लगा है, जैसे यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर C2H5 लगा है, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? कायरल कार्बन बोला जाएगा। ठीक है, कायरल कार्बन पे आपका एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी बेटा जी पीछे दिया गया है। तो ये कायरल कार्बन जो होते हैं ना, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। तो ये हमारे प्लेन पोलराइज एक लाइट होता है, एक हमारा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है। इसी प्रोसेस में हमारा क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस किए जाते हैं। तो हमें पूरा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये सब क्लास 11 का पार्ट है। तो उस ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है कि हम जब कायरल मॉलिक्यूल को जब पास कराते हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से, तो उसमें जब लाइट फॉल कराते हैं तो उसमें एक पीपीएल लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट। सिर्फ इतना समझो कि जो कायरल कार्बन होते हैं ये प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब सोर्स ऑफ लाइट एक तरह से। प्लेन पोलराइज का मतलब क्या हो गया कि सारे लाइट को एक डायरेक्शन में कर देता है। जैसे मान चला कि अगर हमारे पास ये सन से लाइट आ रहा है तो यूनि डायरेक्शन में सब में फैलेगा ये। अब यहाँ पर हम लोग एक निकोल प्रिज्म लगा देते हैं। दिस इज द निकोल, दिस इज द निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म कहलाएगा। निकोल प्रिज्म ये क्या करेगा? सारे लाइट्स को एक यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। लाइक दिस, देखो ऐसे कन्वर्ट कर देगा बेटा जी। थोड़ा आपको मैं कुछ 11 का भी बेसिक फील करा देना चाहता हूँ ताकि जब आप बुक्स पढ़ो, क्वेश्चन करो तो आसानी से सवाल बन जाए। तो ये सारे लाइट को क्या कर दिया? एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं पीपीएल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पीपीएल बोलते हैं। और ये मान लो कि हमारा पोलरीमीटर डिवाइस है, इसमें हमने क्या डाला है? ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है जो कि कायरल है समझो। अगर अकायरल होगा तो इस पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो अब क्या करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कायरल कंपाउंड से, तो इस पीपीएल को क्या करेगा? एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा और एक बार बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो अगर रोटेशन पॉसिबल है, अगर क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है और ऐसे को ही ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है। और इसी फिनोमिनन का स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप आता है, ज्योमेट्रिकल आता है एज वेल एज ऑप्टिकल आता है। तो ये पूरा फिनोमिनन किसका बेटा जी? ऑप्टिकल आइसोमर का है। तो क्या समझ में आता है कि ऐसे कायरल कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब जरा देखो इसमें तो 50% क्या है जी? क्लॉकवाइज है और 50% क्या इसमें है? एंटी क्लॉकवाइज है। 50% क्लॉकवाइज, 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर नेट रोटेशन जीरो हो गया तो ऐसे वाले को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब ये कायरल कार्बन होते हुए भी जो रेसमिक मिक्सर होते हैं ऐसे वाले को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। कल को रीजन पूछ देगा तो बेटा जी आंसर आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि 50% क्लॉकवाइज है और 50% एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे मिक्सर का नाम है ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से होते हैं। तो बेटा जी आपने इतना अच्छे से नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अपने अगले पॉइंट्स को कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब देखो एडिशनल पॉइंट थे। तो आई होप कि आप कायरल भी समझ गए होंगे, कायरल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगला देखो इसमें पॉइंट्स क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी लिखोगे, क्योंकि इन्वर्जन हो गया, रिटेंशन हो गया, तो अगला पॉइंट क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी आएगा। यानी क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ऑफ हेलोल्केन टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो बस यहाँ पर क्या लिखोगे, SN1 लिख लो ताकि पूरा लाइन लिखना अच्छे से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोल्केन्स लिखोगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोल्केन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी SN1 रिएक्शन का देखो। इसमें क्या लिखोगे, 3, 2, 1 लिखोगे। 3 डिग्री का हाईलाइट सबसे पहले आएगा, फिर 1 डिग्री का हाईलाइट आएगा बेटा जी, बात समझिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें रीजन लिखोगे। तो रीजन में इसमें क्या लिखोगे, वहां पर हिंड्रेंस था, अब यहाँ पर 3 डिग्री का अल्किल हाइलाइट क्यों बना, क्योंकि यहाँ देखो प्लस बनता है। प्लस का मतलब क्या होता है जी, कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कार्बोकेटायन में 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारी केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट यानी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से देता है। आइए कितनी बातें समझ गए, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्टर देगा। तो 3 डिग्री के जो हाइलाइट्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटायन, ड्यू टू क्या लिखो बेटा जी, स्टेबल कार्बोकेटायन, ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटायन लिखोगे यहाँ पर, बात समझ गए। अब इसके बाद एक पॉइंट देखो मैं और लिखवा देता हूँ इसमें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि इस सेमिनार में और भी देखो एनसीईआरटी में ठीक ठाक सवाल दिया गया है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे लिखोगे, अगर मान चला कि देखो कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रेजोनेंस भी आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आता है, इंडक्टिव भी आता है। तो रेजोनेंस क्या होता है, सबसे टॉप पर होता है जहां अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम उसी के बेसिस पर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी को फाइनल कंक्लूजन देना चाहते हैं कि अगर रेजोनेंस भी आ गया तब कैसे SN1 देगा, तो मैं लिखवाना चाहता हूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, ये बेटा जी देखो कैसे फॉलो करेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो देखो मैं इसको स्ट्रक्चर बना के ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर CH2Cl जुड़ा हुआ है, तो जब Cl निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। इसको बोलते हैं बेंजाइल, क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन बोला जाएगा। इतने वाले को बेंजाइल बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बेटा जिसके बाद क्या आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन के बाद अगर देखो इस बेंजीन पे अगर 3 और लग जाएगा, जैसे मान लो कि इधर भी बेंजीन इधर बेंजीन लग जाए, 3 डिग्री के साथ जुड़ जाए तो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन करेंगे उस पर। अब देखो इसके बाद क्या आएगा बेटा जी, अलाइल आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी, अलाइल। तो देखो मैं अलाइल को थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ ताकि स्ट्रक्चर का फील है ना आपको। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 के साथ मान लो Cl जुड़ा है, Cl लिख लेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। तो ऐसे वाले को क्या बोला जाएगा, अलाइल कार्बोकेटायन बोला जाएगा। मतलब 3 के पहले भी पहले बेंजाइल आता है, उसके बाद अलाइल आता है, फिर इसके बाद से क्या लिखोगे, 3, 2, 1, फिर इसके बाद से बेटा जी क्या लिखोगे, विनाइल कार्बोकेटायन, फिर इसके बाद से अराइल। तो अराइल यानी डबल बॉन्ड पे देखो प्लस आना है। जैसे विनाइल का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर प्लस हो गया। अराइल का मतलब ये बेंजीन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से बेटा जी, इसके ऊपर प्लस आना है। मतलब रिंग पे डबल बॉन्ड पे प्लस आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन हो गया या विनाइल कार्बोकेटायन हो गया, दीज आर द हाईली अनस्टेबल बेटा जी। इतनी बातें समझ गए। अब देखो इसमें एक पॉइंट देखो मैं और लिखवा देता हूँ जो वहां पे छूट गया था। ठीक है, अब देखो SN1 में क्या लिख सकते हो, देखो मैं एक पॉइंट यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ जोड़ सकते हो। SN1 में जो होता है, या चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से फील आए। ठीक है, देखो 2 पॉइंट मैं अलग से और लिख देता हूँ। SN1 में बेटा जी क्या है, SN1 में एक पॉइंट आप अलग से और नोट कर लो, पोलर, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये लिखोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो पोलर प्रोटिक क्या होता है जरा ये समझना है। तो SN2 में क्या लिखोगे, प्रोटिक का उल्टा अप्रोटिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखो इन सबको हटा देता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा समझा दिया जाए। इतना आपने नोट कर लिया अच्छे से ना, तो इसको पहले हटा देते हैं, तब थोड़ा सा और अच्छा फील आपको आएगा ना। देखो बेटा जी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि पोलर प्रोटिक क्या होता है, अप्रोटिक क्या होता है।
हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन आप बुक्स को जब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं लाइन बीच में आपको दिख जाता है। तो पोलर और प्रोटिक का मतलब ये होता है, देखो पोलार के दो टाइप्स होते हैं, थोड़ा समझ लो अच्छे से। पोलार का मतलब जब दो डिफरेंट एटम आते हैं तो उसको पोलर बोलते हैं, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, अमोनिया हो गया, पानी हो गया। तो जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो ऐसे वाले को पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। अब पोलर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम बेटा जी क्या है, प्रोटिक है, और दूसरे का नाम क्या आएगा, अ लगा दोगे तो उल्टा कहलाएगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि जब रिएक्शन को कराया जाता है तो सॉल्वेंट का, कैटलिस्ट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा जी। तो प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर्स करेगा, SN1 को। अप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर्स करेगा। इनके एग्जांपल देखो क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो कि पानी यहाँ ले लिए तो SN1 की रिएक्शन की रेट क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। तो प्रोटिक में एग्जांपल देखो, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, जितने भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, फोन से रिलेटेड एग्जांपल, जैसे पानी हो गया, जैसे HF हो गया, जैसे अमोनिया हो गया, दीज आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्या आएंगे, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगा, तो ऐसे वाले को प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। तो जब हम SN1 को इसमें डाल के रिएक्शन कराते हैं तो देखा ये गया कि रिएक्शन का जो रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गया, इनहेंस हो गया, बढ़ गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 मैकेनिज्म। जब अप्रोटिक को डाला गया SN2 में तो इसका रेट बढ़ गया, समझो। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है, लाइक नीट हो गया, ठीक है, जेई हो गया, या फिर CUET हो गया, क्यूट जैसे एग्जाम हो गया, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। तो उनमें ये सब पॉइंट्स पूछ लेता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट किसको इनहेंस करेगा, SN1 को, SN2 को। तो आप जब नहीं पढ़े होगे तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे, यही मैं आपको अलग समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो तो SN2 में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एसीटोन हो गया, और प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल देखो बेटा जी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर SN2 लिख लो। इसके एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, जैसे एसीटोन हो गया, CH3COCH3 हो गया, या फिर THF हो गया, इसको एसीटोन लिखा जाएगा। फिर इसके बाद से बेटा जी क्या हो गया, THF का मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका मतलब तुम्हारे पास ये इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम भी आप नोट करते चलिए। तो दिस इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहलाता है, THF हो गया। इसके अलावा देखो DMF है, DMSO है, डाइल मिथाइल सल्फोना ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर DMF का मतलब हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया। देखो फॉर्मामाइड का मतलब ये होता है, HCONH2 लगा दोगे तो इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड बोलते हैं। अगर SO लगा दोगे तो सल्फोना ऑक्साइड हो जाएगा बेटा जी, सल्फो ऑक्साइड हो जाएगा। तो हालांकि मैं इसका बता देता हूँ, बस ये खाली नाम जानते चलो। DMF हो गया, DMSO हो गया, THF हो गया, एसीटोन हो गया, ये SN2 को फेवर्स करता है। क्या करता है जी, SN2 को फेवर्स करता है। अब देखो यहाँ पर डाइमिथाइल बोला गया है, तो इस दो H को रिप्लेस कर दोगे दो CH3 से। देखो कैसे हो गया नाम इसका, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल हो गया, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये तो डाइमिथाइल, और इतने को फॉर्मामाइड कहते हैं। तो DMF का मतलब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया। अब देखो इसमें मैंने यही पॉइंट छूट गया था, तो आपने चीज़ें ऐसे कंपेयर कर लिए। अब बेटा जी आपके लिए एक अलग से मैं टास्क दे देता हूँ कि आप जितने भी पॉइंट्स को लिखा है, एक तरफ SN2 लिखो, एक तरफ SN1 लिखो, आप उन दोनों को कंपेयर करके अच्छे से पॉइंट को लिख लो। ठीक है, अब देखो SN2 मेरा एक पॉइंट और छूट गया था, तो SN2 में जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे वहां पर वाल्टन इन्वर्जन भी लिख लेना, क्योंकि ये सब भी देखो टेक्निकल टर्म है। कल को पूछ दे कि भैया वाल्टन इन्वर्जन कहाँ बनता है, तो SN2 में बनता है। तो इसीलिए देखो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने SN2 को और SN1 को अलग से सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि SN1 और SN2 से नंबर और किसी भी एग्जाम में समझो, ये आप पेपर बोलते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप गेस पेपर बता दीजिए, तो भैया SN1 और SN2 को घोल के पी जाओ, जितने भी पॉइंट समझो, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन इससे क्या होता है, फिक्स होता है, किसी भी एग्जाम को ले लो। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होगा तो समझो SN1 और SN2 को तो टच कर भी करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हारा आना ही आना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कुछ जैसे अलग पॉइंट्स हैं जैसे बच्चे मिस कर देते हैं, तो सब क्वेश्चन क्या बन जाता है, कंपटीशन के लिए बन जाता है। तो इसमें क्या बन जाता है जी, वाल्टन इन्वर्जन बन जाता है, इसी को वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। बोलो समझ में आया, दिस इज तो वाल्टन इन्वर्जन हो गया। बेटा जी इतने सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस कर लिया है।
अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो ये सारे आपके सामने मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक किया है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और फिर एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन या जो मैं अपने से आपको होमवर्क दे सकता हूँ या फिर एज्यूम कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सब कुछ ये पेयर्स में दिया गया है। ऊपर का क्वेश्चन ये दिया गया कि विच पेयर्स इज मोर फास्टर रिएक्शन SN2 या फिर SN1 रिएक्शन। तो इनमें से SN2 प्रेडिक्ट करना है या SN1 प्रेडिक्ट करना है। भैया अगर SN2 निकाल ले जाओगे तो उसका उल्टा कर दोगे तो SN1 हो जाएगा। तो SN2 का देखो ऑर्डर याद कर लो, अभी मैंने बताया है 123 मिली, आपको यही पॉइंट्स याद करने हैं। और SN1 में 3 2 1 123 और 321 समझो। तो SN2 अगर प्रेडिक्ट करना होगा तो 1 डिग्री के हाइलाइट ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब देखो जो CH2 से जो Cl जुड़ा है इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री का हाइलाइट बोलोगे। तो अगर ये 1 डिग्री का हाइलाइट होगा तो ये SN2 पहले देगा, तो ये 1 डिग्री का हाइलाइट हो गया बेटा जी। तो SN2 क्या देगा, CH2Cl देगा। इसको जरा चेक करो, देखो ये कार्बन जो है ना इधर से भी जुड़ा है इधर से भी जुड़ा है। यहाँ पर देखो CH है, अगर देखो CH2 है तो 1 डिग्री, CH से हाईलाइट जुड़ा है तो इसका मतलब 2 डिग्री का है। तो ये SN2 पहले देगा, तो ये क्या देगा, SN1 पहले देगा। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लो आसानी से। तो मैं आपको दोनों SN1 और SN2 दोनों साथ साथ करा रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो दोनों में क्या ना कि ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। तब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, साइज होता है बेटा जी। क्या होता है जी, साइज। अब साइज देखो जिसका बड़ा होगा, समझो जैसे ऐसे मान लो ये आपके पास पेन है, तो इसको देखो तोड़ना आसान है। अगर यही मान लो कि छोटा सा साइज का हो गया, कैप हो गया, तो इसको बेटा तोड़ना आसान नहीं है। यानी हमें इसमें Cl का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होगा तो SN2 पहले ही देगा, क्योंकि आसानी से I निकल जाएगा। आसानी से क्या होगा, I टूट जाएगा, I टूट गया तो I अच्छा निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप कहा जाएगा। तो इसमें SN2 ये देगा, तो ये क्या देगा, SN1 देगा। समझ गए अच्छे से। अब देखो C4H9Br बेटा जी, इसके आइसोमर बनाइए। क्या बनाइए, आइसोमर बनाइए, और उसमें प्रेडिक्ट करना है कि SN2 का ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, इसमें आपको क्या बताना है, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले C4H9Br के स्ट्रक्चर बनाओ। देखो पहला इसमें बना सकते हो, इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा फील आता है, बाकी बॉन्ड लाइन भी बना सकते हो। तो CH3 हो गया, तो पहले स्ट्रेट बनाओगे CH3 CH2 CH3 CH2 और ये बेटा जी CH2 के साथ Br हो गया, ये पहला हो गया, इसको A मान लो। दूसरी में क्या कर सकते हो, Br को पोजीशन लटका दो, 2 नंबर पर लगा दो। ठीक है, तो ये इसका पहला आइसोमर A बन गया। दूसरा आइसोमर क्या बनाओगे, CH3 हो गया, चलो Br हमने यहाँ लटका दिया। फिर बेटा जी ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये B मान लो अच्छे से। ओके, अब क्या करोगे, 3 कार्बन की चेन बनाइए। 3 कार्बन की जब चेन बनाओगे तो एक के ऊपर ये लटका दोगे, CH3 लटका दोगे। आगे क्या करोगे, तो ये CH2 के साथ Br लटका दोगे यहाँ पर, ये C आइसोमर बन गया इसका। अगला देखो D वाला, तो D वाले में क्या करोगे, CH3 हो गया बेटा जी, CH3 के साथ यानी यहाँ पर Br लटका दो। ठीक है, यहाँ पर Br लटका दोगे तो ये आपके पास CH3 हो जाएगा, ये D आइसोमर हो गया। अब मेरे को देखो SN2 प्रेडिक्ट करना है, तो SN2 में पहले 1 डिग्री का हाईलाइट खोजो, कहाँ है, A नंबर पे है, इंक्रीजिंग में लगाना था तो पहले A लगा दोगे, मुख इसकी तरफ करोगे यानी फेस इसकी तरफ होगा। अब इसके बाद देखो 1 डिग्री का बेटा जी ये भी है, देखो 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है, लेकिन इसमें क्या था, स्ट्रेट था। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप आ गया। क्या आ गया बच्चे, इसमें एक क्राउडिंग आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया, तो हम इसको प्रेफरेंस बाद में देंगे। तो फिर इसके बाद C आएगा। अब देखो 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री देखो यहाँ पर B वाले में है तो B लगाओ इसके बाद। फिर बेटा जी क्या आएगा इसके बाद से, तो आखिरी बचा क्या, D आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा D। तो दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर किसका है जी, SN2 का है। अगर इसको पलट दोगे, D पहले हो गया, B हो गया, C हो गया, A हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो SN1 हो जाएगा। तो अगर SN1 में ऑर्डर लिखना होगा, अगर क्वेश्चन कल को SN1 पूछ दे तो D हो जाएगा, फिर क्या आएगा B, फिर C, सबसे आखिरी में क्या आएगा, A आएगा इसके अकॉर्डिंग से। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आओ जरा उसको करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है।
ठीक है। आओ जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन का, यानी एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, बी का, सी का, और डी करते हैं जो है। 2 ब्रोमो, यानी इनको अरेंज करना है। ये एनसीईआरटी के मैंने एक्सरसाइज से पिक किया क्वेश्चन को, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो पेंटेन है, 2 ब्रोमो पेंटेन है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए सभी का। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वर्ड रूट है, देखो क्या है जी, वर्ड रूट है। इसलिए देखो पहले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क ढेर सारा दिया था। एनसीईआरटी करिए, एक्सरसाइज लगाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि प्रैक्टिस करें। SN1 SN2 के लिए आपका आसान हो जाएगा काम। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो पहले ब्यूटेन बनाओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन लटका दोगे, 2 पे Br लटका दोगे, ये हो गया। 2 पे मिथाइल लटका दोगे, तो ये मिथाइल हो गया, ठीक है। बस ऐसे बना लो अच्छे से। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे Br लटका दोगे, बाकी अपने आप को सजा देना है। यहाँ CH3, यहाँ CH2, ऐसे आप सजा लो जाओगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। 2 ब्रोमो पेंटेन है बेटा जी। अगला क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे। अब जरा चेक करो, मेरे को क्या बताना है इसमें, SN1 बताना है या SN2 बताना है। तो भैया अगर SN2 बताना होगा तो पहले ये 1 डिग्री का हाइलाइट हो गया, तो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो SN2 के हिसाब से पहले कौन आएगा? SN2 के हिसाब से पहले कौन आएगा जी? B आएगा, ठीक है। अब B के बाद देखो क्या आएगा, ये 2 डिग्री का हाइलाइट से, क्योंकि इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, बात समझ गए। और ये तुम्हारा क्या है? C आइसोमर है इसका है, या C वाला स्ट्रक्चर दिया गया है। तो फिर क्या आएगा जी इसमें? C, और आखिरी में क्या आएगा इसमें? A आएगा। इसी को पलट दोगे तो SN1 का ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए। अगला देखो बेटा जी, हमारे पास क्या दिया गया है, मैं इसी को स्ट्रक्चर को इरेज कर लूंगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया, डी हो गया। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, देखो तो मैं इसी को इरेज करके अपना एडजस्ट कर लेता हूँ। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है। अब इसको हटा दो। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, तो एक पर क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे। चलो Br मैं यहाँ लटका देता हूँ। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3, 3 पे क्या लगा दोगे? मिथाइल, और ये ब्यूटेन बन गया। देखो पहले स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगला देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो है ना, तो 2 पे कैसे लगाओगे? Br यहाँ लटका दोगे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो भैया ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अगला देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो है 3 मिथाइल है, तो 1 2 3, तो यहाँ मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या है? ब्यूटेन है। तो सब में ब्यूटेन ही था, इसमें भी ब्यूटेन है, इसमें भी ब्यूटेन है, और इसमें भी क्या है जी? ब्यूटेन है। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, ABC, क्या निकालना है इसमें? इस बार SN1 करते हैं। देखो तो SN1 के लिए क्या चेक करोगे? 3 डिग्री का हाईलाइट, देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मतलब ये तीनों तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, समझ में आता है बेटा जी। ये क्या हो जाएगा? B नंबर पे है, तो A हो गया, B हो गया, और ये तुम्हारे पास मान लो C हो गया। तो पहले SN1 के हिसाब से चेक कर लो, क्योंकि हर बार मैंने SN2 किया, इस बार SN1 करते हैं। देखो तो B पहले आएगा, ठीक है, तो B पहले लिख लो। अब B के बाद क्या आएगा जी? 2 डिग्री का हाइलाइट सर्च करो। देखो ये तो तुम्हारा क्या है? 1 डिग्री का हाइलाइट से, इसको देखो थोड़ा सा फील कर लो ना, आपको ओवर राइटिंग हो रहा होगा। तो CH3 आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH2, और ये बेटा जी CH3, दिस इज द 2 डिग्री। तो फिर क्या आएगा? C, फिर क्या बच गया? A बच गया। तो दिस इज द आंसर। तो पहले क्या आएगा? 3 डिग्री का हाइलाइट्स B में था, फिर क्या आएगा जी? 1 डिग्री का, फिर इसके बाद से तुम्हारे पास नहीं, फिर इसके बाद से C आएगा जो कि 2 डिग्री का है, फिर इसके बाद से A आएगा जो कि 1 डिग्री का है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि थोड़ा इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा इसमें ओवर राइटिंग ना हो, इसलिए थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए बेटा। तो E भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन बचा है F, देखो क्वेश्चन बचा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो पहले सीधा सीधा बना लो। तो एक पर क्या लटका दोगे? Br लटका दोगे। चलो ठीक है। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, समझो 3 कार्बन बना लीजिए, ये 3 कार्बन हो गया। एक पर क्या है? ब्रोमीन है। 2 पर क्या है जी? CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अब इसको सजाई दो अच्छे से, तो ये CH3 हो जाएगा, और ये बेटा जी CH2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से बन गया। अब क्या है क्वेश्चन में? 1 ब्रोमो 2,2, देखो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। अगला देखो इसमें 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो पहले 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर ब्रोमो लगा दो,
2 पे क्या लगा है बेटा, मिथाइल लगा है, तो 2 पे क्या लगा दोगे, मिथाइल लगा दोगे। इसको भी सजा दो अच्छे से, CH हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा दोगे, CH2, और यहाँ बेटा जी CH3 लगा दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। डन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो देखो कैसे लगाओगे, 1 पर ब्रोमो लगा दोगे, 1 ब्रोमो हो गया, 1 2 3, 3 पे क्या लगा दोगे, मिथाइल लगा दोगे, कुछ इस तरह से। ब्यूटेन हो गया भैया, इसको भी सजा दीजिए ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, ये CH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मुझे इसमें देखो क्या प्रेडिक्ट करना है, SN1 को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, आओ इसको कहाँ छोड़ोगे, ये भी नाराज हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 और ये भी CH2 हो गया। चलो पहले SN2 कर लेते हैं इस बार। तो SN2 में देखो ये भी 1 डिग्री का है, और बेटा जी ये भी 1 डिग्री का है, बड़ा अच्छा सवाल मिल गया, देखो ये भी 1 डिग्री का है। इस बार 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री के हैं, 3 ठो हैं। अब उसमें प्रेफरेंस पहले किसको दिया जाएगा, तो जिसमें 1 डिग्री है, अब ऐसे 1 डिग्री को देखो जहां पर क्राउडिंग कम हो। तो भैया यहाँ पर देखो क्राउडिंग एकदम में नहीं है, तो पहले क्या हो जाएगा, A ले लो इसको, B C D, तो A पहले आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, बात समझ गए। अब देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इस पे देखोगे तो देखो ये CH2 के बिल्कुल पास में है, मतलब देखो यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, बिल्कुल पास में है, यहाँ हिंड्रेंस क्या है, थोड़ा दूर है। जब थोड़ा दूर रहेगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, दूर है, तो D आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। देखो तो ये सब क्या थे, पहले 1 डिग्री के थे। अब देखो इसमें तो हिंड्रेंस भैया भर भर के है, ये इधर से भी है, इधर से भी है, भर भर के हिंड्रेंस है, तो फिर क्या आगे बेटा जी इसमें, दिस इज द B। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें सब के सब 1 डिग्री के थे, तो इसमें क्या देखना था, नियरेस्ट देखना था। जितना ज़्यादा नियरेस्ट होगा उतना हिंड्रेंस होगा, जितना दूर होगा हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। बात समझ गया ना। जैसे देखो बहुत अगर कोई चीज़ें पास में है तो वहाँ पर क्या होगा कि हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, वहाँ पर अटैक होना समझो मुश्किल है। बात समझ गए। जैसे हम लोग कभी क्लास में बैठते हैं या आप कभी क्लास में बेंच में बैठते होगे, तो जो सामने बैठा हुआ है तो आप तो वहाँ बैठोगे नहीं, जहाँ स्पेस मिलेगा वहीं आप जाके बैठोगे ना, मतलब पीछे जाकर के बैठते हो जहाँ स्पेस खाली दिखाई पड़ता है। तो वही सारा रिएक्शन में भी हो। देखो यहाँ पर कुछ हिंड्रेंस नहीं था, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक और एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये थोड़ा दूर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन बेटा देखो, इसमें ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ये भी एनसीईआरटी से मैंने लिया है। आउट ऑफ C6H5CH2Cl, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो अच्छे से। तो देखो मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे लिटा देता हूँ। C6H5 है तो इसका मतलब बेंजीन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बेटा जी क्या हो गया, CH2Cl हो गया। अगले में देखो C6H5CHCl है। अगले स्ट्रक्चर को जरा तोड़ो, पहले स्ट्रक्चर बना लो, पहले आंख बंद करके स्ट्रक्चर को क्या करो, बना लो, फिर जब क्वेश्चन पूछा जाए फिर उसको पढ़ो अच्छे से। तो ये कुछ इस तरह से दिया गया है। अब देखो यही है ना, विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब दोनों में क्या करो, पानी की रिएक्शन करा दोगे। तो भैया पानी में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। इसमें भी पानी से रिएक्शन करा दोगे, H+ है और ये क्या है जी, OH- है। देखो कौन जल्दी पानी से रिएक्शन कर जाएगा या कौन इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो देखो ये तो पहले HCl निकल जाएगा दोनों में ही, बात समझ रहे हो, पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। तो मैंने बोला है कि इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्टर होगा। तो इस वाले केस में प्लस यहाँ बनता है। जब यहाँ का बेटा जी Cl निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। अब इस प्लस को देख सकते हो, इधर से भी है डबल सिंगल रेजोनेंस है, इधर से भी है डबल सिंगल रेजोनेंस है, मतलब दिस कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल, दिस कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। तो जब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्टर देगा। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही आसानी से रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगा। तो बेटा जी इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन फास्टर देगा, मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला रिएक्शन क्या देगा, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो बस बेटा जी आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 और बच गया था, एलिमिनेशन, रिएक्शन विथ मेटल, तो हम लोग उसको करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।